क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मन ही मन गुरुजी को नमन करेंगे और आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हमारी विटामिन B12 की क्लास हो चुकी है। तो विटामिन B12 की क्लास के बाद अब विटामिन में हम फैट सॉल्युबल विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। तो डाइट एंड एक्सरसाइज एक स्वस्थ शरीर के लिए बहुत जरूरी है। कहावत भी है कि वही खाएं जो आप पचा सकें। शरीर में कई तरह के रोग गलत खान पान और अनबैलेंस डाइट के कारण उत्पन्न होते हैं। दुनिया भर में उचित डाइट नहीं मिलने के कारण पोषक तत्वों की कमी से कई सारे लोग जूझ रहे हैं। भारत के भी कई हिस्सों में लोग पोषक तत्वों की कमी के कारण कई तरह की पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोगों से लड़ रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो हम पोषक तत्व की कमी को हम 4 तरह के ग्रुप में बांट सकते हैं। पहला है कैलोरी डेफिशिएंसी बिकॉज ऑफ लेक ऑफ फूड। अगर खाने में सही मात्रा में कैलोरी नहीं होगी और खाने की कमी के कारण भी लोगों में पोषक तत्व की कमी हो सकती है। दूसरा है कि विटामिन की कमी। अगर शरीर में विटामिन की कमी होगी तब भी शरीर में रोग हो सकते हैं। मिनरल्स की डेफिशिएंसी अगर रहेगी तो उससे भी जो है शरीर में पोषक तत्वों की कमी से कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। एक चौथे तरह का है कि इसेंशियल अमीनो एसिड की कमी से, उसकी कमी से भी कई तरह के रोग हो सकते हैं। विटामिन आहार में स्वाभाविक रूप से पाए जाने वाले आवश्यक घटक हैं जो कि कम मात्रा में टिश्यू की सामान्य गतिविधि को बनाए रखने में हेल्प करते हैं। विटामिन का अर्थ है एक बहुत इंपॉर्टेंट अमाइन। अमाइन किससे बनते हैं? ये प्रोटीन के टूटने के बाद अमीनो एसिड बनते हैं, तो यह भी एक तरह के अमाइंस होते हैं। विटामिन हार्मोन से अलग होते हैं। विटामिन और हार्मोन में एक अलग तरह का डिफरेंस होता है। तो जो विटामिन है वह मुख्य रूप से हमें भोजन के सेवन से शरीर को मिलते हैं कि अपनी ग्रंथियों के द्वारा किया जाता है। विटामिन को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो फैट सॉल्युबल और दूसरा वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल ऐसे विटामिन होते हैं जो कि फैट के अंदर घुलनशील होते हैं। फैट मीन्स वसा, इसको हम साधारण भाषा में तेल भी कह सकते हैं। जो हमारी बॉडी के अंदर फैट होते हैं उसमें ये घुलनशील होते हैं। तो फैट सॉल्युबल विटामिन के लिए हमारे शरीर में फैट का डाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फैट का डाइजेशन बराबर नहीं होगा तो ये विटामिन जो है फैट में घुलनशील नहीं हो पाएंगे। दूसरे हैं वाटर सॉल्युबल ऐसे विटामिन जो कि पानी में घुलनशील होते हैं, यानी कि ये हमारे शरीर में ब्लड में घुलनशील होते हैं और ये यूरिन के थ्रू शरीर से बाहर निकल जाते हैं और ये शरीर में लंबे समय तक स्टोर नहीं रहते हैं। ठीक है। जो फैट सॉल्युबल विटामिन है ये हमारे शरीर में लंबे समय तक स्टोर करके इनको रखा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अभी भी कुछ लोग क्लास में एंट्री ले रहे हैं। विटामिन जो है एक निश्चित मात्रा में अगर लेंगे तो यह शरीर के लिए फायदा करते हैं और शरीर के विकास में अपनी भूमिका निभाते हैं। अगर इनको ज्यादा मात्रा में लिया जाए तो इससे शरीर को
कई तरह की बीमारियां भी उत्पन्न की हैं। आंतों के अनुचित अवशोषण के कारण उत्पन्न विकार को ठीक करने में न्यूरोथेरेपी के उपचार बहुत उपयोगी है। अभी हम विटामिन ए के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन ए क्या होता है? ना माइक बंद कर लीजिए जो भी लोग हैं। विटामिन ए यह एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। ठीक है, यह फैट सॉल्युबल विटामिन है। जैसे आपने देखा होगा कि कई बार हमारे सामने कुछ ऐसे लोग आते हैं जिनको रात के समय पे कम दिखता है, जिसे हिंदी में रतौंधी की बीमारी कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है इसको। तो उनको कम दिखता है तो डॉक्टर उनको जो है ये विटामिन ए की गोलियां देते हैं, कैप्सूल टाइप के। उनमें मछली का तेल रहता है। तो तेल क्या है? एक तरह से फैट, फैट है ये, है ना। तो उसके अंदर ये विटामिन ए रहता है। ठीक है, तो फैट सॉल्युबल मीन जो फैट के अंदर घुले घुले हुए रहते हैं। तो यह एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। विटामिन ए, इसे हम रेटिनॉल के नाम से भी जानते हैं और इसके कई महत्वपूर्ण कार्य हैं। पहला कार्य है कि बीमारी और संक्रमण के खिलाफ आपके शरीर की प्राकृतिक सुरक्षा प्रणाली को ठीक से काम करने में मदद करना। दूसरा इसका मुख्य काम है कि कम रोशनी में भी हम अपनी आंखों से देख पाए, इसके लिए सहायता करना। त्वचा और शरीर के कुछ हिस्से जैसे नाक की जो परत है, लेयर है, उसको भी हेल्दी रखने में ये अपना एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। अब हम देखेंगे कि विटामिन ए यानी कि रेटिनॉल के कौन कौन से स्रोत है जिनसे हम इसे ले सकते हैं। तो पहला है पनीर, दूसरा अंडे, तीसरा मछली का तेल, दूध, और चौथा हो गया दूध और दही, पांचवा लीवर। तो जो भी नॉन वेजिटेरियन जो फूड आते हैं उनमें एक लीवर एक इम्पोर्टेंट है। तो यह लीवर के अंदर भी पाया जाता है। लेकिन विटामिन ए को हमें ज्यादा मात्रा में भी नहीं लेना चाहिए, यह हमारे शरीर के लिए भी नुकसान करता है। अच्छा, ये हमारे शरीर में जो विटामिन ए है, तो अगर आप बीटा कैरोटीन भी लेते हैं तो हमारा शरीर इसको, विटामिन ए के लिए इसको रेटिनॉल में कन्वर्ट कर लेता है, बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन कौन सी चीजों में पाया जाता है? सोर्स ऑफ बीटा कैरोटीन पीली, लाल और हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, गाजर, शकरकंद, पीला कद्दू और लाल मिर्च, इनमें जो है बीटा कैरोटीन पाया जाता है। पीले फल जैसे आम, पपीता, खुबानी इत्यादि, तो इनमें जो है बीटा कैरोटीन भी पाया जाता है। तो बीटा कैरोटीन को शरीर जो है रेटिनॉल में कन्वर्ट करके उसका उपयोग कर लेता है। तो या तो हम विटामिन ए के सोर्स से ले लें, पनीर है, मछली का तेल है, दूध और दही है, और बीटा कैरोटीन से भी शरीर जो है विटामिन ए को बना सकता है। डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन ए, तो हमारे शरीर में विटामिन ए की डेली रिक्वायरमेंट कितनी होती है? तो 19 से 64 वर्ष की आयु के जो लोग हैं उनके लिए विटामिन ए की जो मात्रा है, पुरुषों के लिए प्रतिदिन 700 माइक्रोग्राम तक लिया जा सकता है। महिलाओं के लिए प्रतिदिन 600 माइक्रोग्राम तक लिया जा सकता है। आपके शरीर को तुरंत जिस विटामिन ए की आवश्यकता नहीं होती, उसे भविष्य में उपयोग के लिए, इसका मतलब है कि आपको हर दिन इसकी आवश्यकता नहीं है। यानी कि जब हम फूड के माध्यम से विटामिन ए लेते हैं, तो अगर ये ज्यादा हमने ले लिया है तो शरीर इसको जो है स्टोर, लीवर में स्टोर करके रख लेगा, और जब भी इसकी जरूरत पड़ेगी तो उसे शरीर निकाल के ब्लड में डाल देगा और जरूरी जो भी काम है वो सभी काम हो जाएंगे। सिम्टम्स ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी, विटामिन ए की कमी से क्या लक्षण देखने को मिलेंगे?
तो विटामिन ए की कमी से, जैसे मैंने कहा, नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रात को देखने में तकलीफ होती है। दूसरा है स्किन ड्राई होना, और म्यूकस मेम्ब्रेन का भी ड्राई होना शामिल है। तो जिन लोगों की स्किन ज्यादा ड्राई होती है तो उनमें हम देख सकते हैं कि विटामिन ए की कमी होगी। तीसरा है बच्चों में बढ़ना रुक जाता है, बच्चों की जो ग्रोथ है वो भी रुक सकती है। चौथा है कि इस विटामिन का सबसे बड़ा फंक्शन है एपिथेलियल टिश्यू के नॉर्मल फंक्शन के लिए अति आवश्यक है ये। अभी एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं इसके बारे में मैं थोड़ी सी आपको जानकारी दूंगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। एपिथेलियल टिश्यू यह हमारे शरीर की एपिथेलियल सेल से मिलकर बनते हैं। यह शरीर के कई अंगों के अंदरूनी हिस्सों में पाए जाते हैं। ग्लैंड और उनकी डक्ट, लंग्स, किडनी, ब्लैडर, आंत, जननांगों इत्यादि के अंदरूनी हिस्सों पर पाई जाती है। मैं एक इमेज शेयर करता हूं जिससे समझने में हमें आसानी होगी। इमेज शेयर हो गई है क्या ठीक से? कोई जी भी एक अनम्यूट करके मुझे कंफर्म कर दीजिए। यस सर, हो गई है। ओके, थैंक यू। तो ये इमेज में हम देखेंगे कि एपिथेलियल टिश्यूज अलग अलग जगह पे होते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो एरिया है, यहाँ पर जो पाइप जैसी जो रचना है, ये डक्ट को प्रदर्शित करती है। तो जैसे कॉमन बाइल डक्ट है, पेनक्रियाटिक डक्ट है। तो ऐसी जगहों के जो अंदर के जो टिश्यू हैं वो एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल सेल से मिलकर बनते हैं। और कहाँ पर मिलती हैं ये? हमारे लंग्स की अंदरूनी दीवार में, जो ट्रैकिया है ना, ये एल्विलाई हैं, यहाँ पर ब्रोंकियोल्स वगैरह में, इसकी अंदरूनी लाइनिंग पर ये देखने को मिलेंगे। और कहाँ मिलेंगे? यूट्रस की अंदरूनी लाइनिंग में, वजाइना की अंदरूनी लाइनिंग में, इस तरीके से। फिर किडनी के अंदर भी आपको एपिथेलियल टिश्यू मिलेंगे, जो कि यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, इन हिस्सों में होते हैं। फिर हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम में देखेंगे तो यहाँ पर स्टमक के अंदर की लाइनिंग में, हाथों में, अपने आप को म्यूट कर लीजिए। तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन की अंदरूनी लाइनिंग में पाए जाते हैं। आप लोग पेशेंट देखते हैं तो यूरिन कल्चर जब टेस्ट कराते हैं तो उसमें हम, अगर किसी को इन्फेक्शन रहता है तो उसमें एक तो हम पस सेल्स देखते हैं, दूसरी एपिथेलियल सेल भी देखते हैं। तो जब इन्फेक्शन ज्यादा होता है ना, तो ये एपिथेलियल सेल्स में भी इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर अलग अलग इनका नाम दिया है, जैसे सिंगल स्क्वेमस एपिथेलियम, सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, ये कहाँ पर है? ये लंग्स में और हमारे जननांगों के ऑर्गन्स में पाई जाती है। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ये किडनी के अंदर पाई जाती है। और सिंपल स्मूथ कॉलमनर एपिथेलियम, ये पाई जाती है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। और जो फर्स्ट मैंने बताया था सिंगल स्क्वेमस एपिथेलियम, ये हमारे मोस्टली लंग्स में पाई जाएगी, और जो भी डक्ट वगैरह रहेंगी ये वहां पर पाई जाती है। ये सेल का स्ट्रक्चर है। आगे बढ़ते हैं। विटामिन ए की कमी से टेस्टिस के अंदर जो जर्मिनल एपिथेलियम रहती है उसमें एट्रोफी आ जाती है। और एपिथेलियल टिश्यू के अंदर इन्फेक्शन होने से उसके कुछ उदाहरण जैसे मैं आपको बताऊं क्या हो सकते हैं, जैसे कंजक्टिवा, हमारी आंखों के अंदर के जो एपिथेलियल टिश्यू है उनमें जो है इन्फेक्शन होने का एक उदाहरण है कंजक्टिवाइटिस, है ना। दूसरा, पेशाब नलिका और श्वास नलिका के अंदर की परतें, इनमें इन्फेक्शन होने के कुछ लक्षण देखे जा सकते हैं। अगर एक्सेसिव अमाउंट ऑफ विटामिन ए हमारे शरीर में, अगर विटामिन ए के अगर ज्यादा मात्रा में बढ़ जाए तो क्या होगा? तो भूख कम लगना, दूसरा वजन कम होना,
तीसरा, मुंह का कॉर्नर से फटना, मुंह का कॉर्नर से फटना हो सकता है, और होंठों से ब्लीडिंग भी हो सकती है। ठीक है। न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट, विटामिन ए की कमी दूर करने के लिए हमें पाचन संस्थान का ठीक होना जरूरी है, साथ ही लीवर और थायराइड ग्लैंड का ठीक रहना भी जरूरी है। तो विटामिन ए एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। तो अगर फैट सॉल्युबल विटामिन है तो इसका मीनिंग है कि हमारे शरीर में फैट का ठीक से पचना जरूरी है। पचने के साथ साथ डाइजेशन होना भी जरूरी है। उसके बाद लीवर का ठीक इसलिए होना जरूरी है क्योंकि लीवर जो है एक्स्ट्रा विटामिन ए को अपने अंदर स्टोर करके रखता है। ठीक है। इसके ट्रीटमेंट के लिए मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ, तो जो लोग लिखना चाहें तो अभी लिख सकते हैं। तो पहले एक ट्रीटमेंट, ये इसमें डाइजेशन के ट्रीटमेंट चलेंगे मोस्टली, डाइजेशन और थायराइड के ट्रीटमेंट। तो नॉर्मल और अजय नॉर्मल ये डाइजेशन के लिए, और एक ट्रीटमेंट है ये हाइपोथायराइडिज्म के लिए है। तो आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपने लिख लिया होगा सभी ने। जी सर। हाँ जी। ओके, आगे बढ़ते हैं। विटामिन ए क्लियर है। नेक्स्ट विटामिन जो है वो है विटामिन डी। यह भी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। विटामिन डी शरीर में कैल्शियम और फास्फेट की मात्रा को नियंत्रित करने में मदद करता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, कैल्शियम भी और फास्फेट, इसकी मात्रा को नियंत्रित करने में मदद करता है। हड्डियों, दांतों और मांसपेशियों को स्वस्थ रखने के लिए विटामिन डी की आवश्यकता होती है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स जैसी हड्डी की विकृति हो जाती है, और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया नामक बीमारी के कारण हड्डियों में दर्द होता है। ये दो मुख्य, मतलब इसमें जो भी ज्यादातर जो बीमारियां आएंगी वो हड्डी और मसल से रिलेटेड होंगी। विटामिन डी के सोर्स क्या हैं, हम कहाँ से विटामिन डी ले सकते हैं? एक तो है सनलाइट, दूसरा है मिल्क, एक कॉड करके एक फिश होती है, तो कॉड फिश लिवर ऑयल उसमें भी आपको मिल सकता है, और चौथा है बटर एंड क्रीम। डेली रिक्वायरमेंट कितनी होती है विटामिन डी की अगर एडल्ट्स में देखी जाए, तो एडल्ट्स में 600 IU तक लिया जा सकता है। यानी कि इसको अगर हम माइक्रोग्राम में देखें तो 15 माइक्रोग्राम तक लिया जा सकता है। इसकी हम प्रोसेस समझेंगे कि विटामिन डी की जो प्रोसेस है वो कैसे हमारे शरीर में 125 DCC में कन्वर्ट होता है। इसके लिए मैं एक पिक्चर आपके सामने रखता हूँ। तो हम पिक्चर से समझेंगे विटामिन डी का सिंथेसिस कैसे होता है, ये D3 में कैसे कन्वर्ट होता है। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, सनलाइट जब स्किन के ऊपर गिरती है, अल्ट्रावायलेट रेज जो है उनमें भी खास रेंज है, उसी रेंज की अल्ट्रावायलेट जो है किरणें काम करती है। तो हमारे स्किन के नीचे
7 डिहाइड्रोकोल कोलेस्ट्रॉल करके रहता है। तो विटामिन D3 चमड़ी के नीचे 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल नामक केमिकल के रूप में जमा रहता है, और जैसे ही हमारी चमड़ी के ऊपर सूरज की किरणें पड़ती हैं, यह विटामिन D3 यानी कि कोल कैल्सीफेरॉल में बदल जाता है, और विटामिन D3 को लीवर में 25 हाइड्रोक्सी कोल कैल्सीफेरॉल यानी 25 SCC केमिकल के रूप में बदला जाता है। लेकिन यह 25 SCC विटामिन डी का इनएक्टिव फॉर्म है। कैसा फॉर्म है? इनएक्टिव फॉर्म है, अभी ये एक्टिव नहीं है। तो विटामिन डी तभी क्रियाशील होगा जब वह 125 DCC नामक केमिकल के रूप में बदलता है, जिसके लिए हमें PTH यानी कि पैराथ हार्मोन एवं किडनीज का ठीक होना जरूरी है। पैराथ हार्मोन कहाँ पे बनता है? ये हमारी पैराथायराइड ग्लैंड में बनता है। इन दोनों के प्रभाव से विटामिन डी का बहुत ही शक्तिशाली रूप किडनीज के द्वारा बनाया जाता है, जिसे हम 125 DCC कहते हैं। विटामिन डी लीवर, पैराथायराइड एवं किडनीज इन तीनों के प्रभाव से 125 DCC नामक हार्मोन में बदलकर कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म की देखरेख करता है। विटामिन डी के कारण ही आंतों से कैल्शियम को सोखा जाता है, और सोखे हुए कैल्शियम को ब्लड के माध्यम से हड्डियों में डाल दिया जाता है। कैल्शियम छोटी आंत के आखिरी भाग में, जिसे इलियम कहते हैं, उसमें सोखा जाता है। विटामिन डी खास तौर पर एक ऐसा कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन होता है जिसके द्वारा इंटेस्टाइन के एपिथेलियम में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, उसे हड्डियों एवं मसल्स इत्यादि में भेज दिया जाता है। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, ये स्किन के ऊपर गिरेगा, फिर यहाँ से ये जो है 25 हाइड्रोक्सी कोल कैल्सीफेरॉल में कन्वर्ट होगा ये, फिर यहाँ ब्लड के थ्रू ये लीवर में जाएगा। तो जो स्किन से है वो सीधा डायरेक्ट ब्लड के थ्रू लीवर में पहुंचेगा, और जो हम डाइटरी सप्लीमेंट के थ्रू लेते हैं वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से होते हुए लीवर में पहुंचेंगे। फिर ये क्या किडनी में जाएगा, किडनी में जाके ये 125 DCC में कन्वर्ट हो जाता है, और कन्वर्ट होने के बाद हमारी आंतों को एक मैसेज देता है कि भाई जो भी कैल्शियम खाया जा रहा है उसको बाहर जाने से रोके और शरीर में जो है उसको एब्जॉर्ब करें। तो ये D3 के सिंथेसिस की एक प्रोसेस है। बाकी इसकी और भी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, पर हम इसको इजी तरीके से ही समझेंगे। आपको नोट्स में वो पिक्चर भी आपको मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अगर हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी होगी तो क्या लक्षण हो सकते हैं? एक तो रिकेट्स, जो कि हमने शुरू में ही पढ़ा था। दूसरा है सॉफ्ट और एबनॉर्मल वूंड, हड्डियां इतनी सॉफ्ट और कमजोर हो जाती हैं कि वो आसानी से टूट जाती हैं। डिले एंड क्रूक्ड टीथ, ऐसे टीथ जो दांत जो है टेढ़े मेढ़े, आपने देखो कुछ बच्चों के दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं, तो यह भी प्रॉब्लम जो है विटामिन डी की कमी से होती है। चौथा क्या लक्षण हो सकता है? पिजन चेस्ट इन बेबी, बच्चों में जो चेस्ट रहती है वो एक कबूतर की तरह उठी हुई रहती है, पिजन चेस्ट कहते हैं उसको। ये अक्सर आप CP चाइल्ड के बच्चों में भी देख सकते हैं। पांचवा है बो लेग की प्रॉब्लम इनमें देखी जा सकती है। बो लेग मीन्स एक घुमावदार जो है लेग रहते हैं बच्चों में, ये अक्सर छोटे बच्चों में भी देखा जाता है, और जो बूढ़े लोग रहते हैं जिनको नी पेन हो जाता है, तो सीवियर नी पेन अर्थराइटिस की प्रॉब्लम में भी बो लेग को आप देखा जा सकता है। ऑस्टियोमलेशिया, हड्डियों का कमजोर हो जाना, ठीक है। हैंड एंड लेग पेन और बैक पेन भी इसकी वजह से हो सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों का खोखला हो जाना भी विटामिन डी की कमी से आएगा। सीधा सा सिंपल तरीका है कि विटामिन डी अगर नहीं बनेगा तो कैल्शियम बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा, और कैल्शियम बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा तो बाकी सारी जो कैल्शियम की कमी से होने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं वो बॉडी में दिखने लगेंगी। बॉडी पेन हो सकता है,
हड्डियों का दर्द हो सकता है, एक खास तरह की थकान हो सकती है, मसल में ट्विचिंग हो सकती है, इस तरीके से। और क्या हो सकता है, जॉइंट में स्टिफनेस हो सकती है। तो ये सब जो है लक्षण है विटामिन डी की कमी के। अगर किसी पेशेंट में आपको इस तरीके के लक्षण दिख रहे हैं तो आपको उसका विटामिन डी का और कैल्शियम का टेस्ट कराना चाहिए। अगर हाँ किसी व्यक्ति के अंदर 1 घंटा बोल रहा है क्या? अपना माइक प्लीज म्यूट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो अगर किसी के शरीर में लंबे समय तक विटामिन डी की कमी रहे तो क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। कार्डियोवैस्कुलर कंडीशंस, ऐसी प्रॉब्लम जो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो हो सकती हैं। ऑटो इम्यून प्रॉब्लम भी हो सकती है। ऑटो इम्यून प्रॉब्लम जैसे कि अर्थराइटिस वगैरह है, इस तरीके की जो कंडीशंस होती हैं जिनमें हमारे बॉडी की सेल्स ही हमारे शरीर के जॉइंट्स को, मसल्स को खत्म करना शुरू कर देती हैं। कुछ न्यूरोलॉजिकल डिजीज भी हो सकती हैं, इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। प्रेगनेंसी में महिलाओं को कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है विटामिन डी की कमी से। और कुछ तरह के कैंसर भी, जैसे कि ब्रेस्ट, प्रोस्टेट और कॉलन कैंसर भी, विटामिन डी की अगर बहुत लंबे समय तक साल दर साल कमी बनी रहे तो ऐसे पेशेंट में ये सब तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अगर विटामिन डी थ्री, एक्सेस अमाउंट ऑफ विटामिन डी थ्री अगर हमारे शरीर में हो जाए तो क्या कंडीशन बनेगी। तो अगर हमारे शरीर में विटामिन डी का कंजम्पशन हम ज्यादा कर लेते हैं, ये किस स्थिति में होता है, अक्सर जो लोग सप्लीमेंट लेते हैं उन्हें पता ही नहीं होता कि वो कितने ज्यादा मात्रा में सप्लीमेंट को ले लेते हैं। तो अगर ब्लड में विटामिन डी की मात्रा ज्यादा होगी तो हाइपर कैल्सीमिया हो जाएगा। अगर ब्लड में हाइपर कैल्सीमिया हो जाएगा तो किडनी में स्टोन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, स्टोन बढ़ेंगे और जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं वो हार्ड होंगी, कैल्सिफिकेशन, बोन के अंदर कैल्सिफिकेशन होना शुरू हो जाएगा, किडनीज, लंग्स, हार्ट के टिश्यूज, ऐसी जगह पे कैल्सिफिकेशन जमा होना शुरू हो जाएगा। और क्या हो सकता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी कि जो है भूख का मर जाना, मुंह सूखा रहना, ड्राई माउथ। ठीक है, मेटालिक टेस्ट आना, ऐसा टेस्ट जैसे कि आपने कोई मेटल खाया हो, और वॉमिटिंग होना। अगर ज्यादा कैल्शियम खाया जाए तो कॉन्स्टिपेशन को भी यह बढ़ा देता है और डायरिया भी कर देता है अगर उसका कोई साइड इफेक्ट आपकी बॉडी में। इसका ट्रीटमेंट मैं शेयर करता हूँ। जी, तो हम अक्सर न्यूरोथेरेपी में, मैं बहुत सारे थेरेपिस्टों को देखता हूँ कि वह विटामिन डी के लिए जब भी 125 डीसीसी देने की बात आती है तो वह लोग जो है सीधा ये तीसरी स्टेप को दे देते हैं, 7 लीवर 4 पैरा, 7 लीवर 0, 7 मीकर 0, 8 चेस्ट ओनली, 20 राउंड एरो, ये डायरेक्ट ये स्टेप दे देते हैं। पर ऐसा नहीं है। कैल्शियम की बाइंडिंग के लिए मैग्नीशियम का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो जब भी हम एक कैल्शियम के लिए ट्रीटमेंट दें तो हमें 3 गॉल 7 लीवर साथ में जोड़ के देना है। और यहाँ पर जो 1 गैस ओनली 6 पॉइंट है ये इंट्रिंसिक फैक्टर के लिए है और डाइजेशन के लिए। तो साथ में B12 भी मिल जाता है और हमें जो है मैग्नीशियम और कैल्शियम का काम भी हो जाता है। अगर आप मैग्नीशियम नहीं देंगे तो कैल्शियम बाइंड नहीं होगा। ठीक है, तो इस कैल्शियम के लिए मैग्नीशियम का होना भी बहुत जरूरी है। तो आप लोग जब भी ट्रीटमेंट दें तो पूरा ट्रीटमेंट दें, शॉर्टकट नहीं मारे, है ना। तो 3 गॉल 7 लीवर के साथ में अगर आप कभी आप ये फर्स्ट स्टेप ना भी दे तो भी ठीक है, आप डाइजेशन के दूसरे ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं। बट कंपलसरी है कि 3 गॉल 7 लीवर दें और बाकी का जो थर्ड स्टेप जो है वो हमें देना जरूरी है। ये हो गया नॉर्मल 125 डीसीसी जो आप सभी लोगों को दे सकते हैं। दूसरा है प्योर 125 डीसीसी। प्योर 125 डीसीसी क्या है, 7 लीवर 4 पैरा, 7 लीवर 0, 7 मीकर 0।
इससे क्या होगा, जो भी 125 डिसीज बनेगा एकदम प्योर बनेगा, और ये उनको लिए दिया जाता है कि जिनमें बहुत सीवियर कमी हो विटामिन डी की, D3 की, सॉरी। और ये अक्सर ऐसे देशों में पाया जाता है कि जहां पर महीनों सूर्य नहीं निकलता है, तो ऐसे लोगों के लिए ये फॉर्मूला अक्सर यूज किया जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, कुछ नोट है आपके लिए जरूरी जो विटामिन डी से संबंधित है, कि अगर हमें जब भी सूर्य की रोशनी में बैठना हो तो एक तो सुबह का टाइम सबसे बेहतर रहता है, तो सफेद कपड़ा पहनकर या फिर कपड़े निकालकर सूरज की तरफ पीट करके सूरज की रोशनी में सुबह हमें बैठना चाहिए। भारत में मार्च से लेकर जून तक विटामिन डी की मात्रा ज्यादा ली जा सकती है। तो अगर हम मार्च से लेकर जून तक स्किन हमारी सूर्य की रोशनी में एक्सपोज होती है, तो विटामिन डी अच्छी मात्रा में हमारे शरीर में बनता है और लंबे समय के लिए शरीर में लीवर के अंदर भी स्टोर करके रख लिया जाता है। विटामिन डी के लिए जो हम दवाई लेते हैं ये सिंथेटिक होती है, तो ये ज्यादा दिनों तक हमारे शरीर में नहीं रहती है। जैसे इसका काम खत्म होता है शरीर उसको बाहर निकाल देता है। तो ओरिजिनल D3 के लिए हमें जो है सूर्य की रोशनी में बैठना जरूरी है। ठीक है, विटामिन डी जो है क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं, विटामिन ई। जो भी क्वेश्चन होंगे, अगर लास्ट में जो भी टाइम मिलेगा तभी हम आपके क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, तो जब क्वेश्चन का सेशन आएगा तब आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम विटामिन ई के लिए। विटामिन ई यह भी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, यानी कि इसके लिए भी फैट का डाइजेशन होना बहुत जरूरी है। विटामिन ई को हम टोकोफेराल के नाम से भी जानते हैं। विटामिन ई त्वचा और आंखों को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है, और हमारे शरीर में जो इम्यून रक्षा प्रणाली है, प्रतिरक्षा तंत्र जो है, उसको मजबूत करने के लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरा इसका एक महत्वपूर्ण कार्य है कि यह बांझपन को रोकता है। इस विटामिन की कमी से बांझपन और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक मुख्य इन बीमारियों में एक मुख्य कारण है विटामिन ई की कमी होना, बांझपन और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की बीमारी। देखा जाए तो यह विटामिन कई तरह की सब्जियों में, अनाज में हमें मिल जाता है, इसलिए इसकी ज्यादा कमी देखने को नहीं मिलती है। इसकी कमी किन लोगों में देखने को ज्यादा मिलेगी? ऐसे लोग जिनका लंबे समय तक डाइजेशन खराब रहता हो, जिनका खाना ठीक से पचता ना हो, एब्जॉर्ब नहीं हो, तो ऐसे लोगों में विटामिन ई की कमी की संभावना बढ़ जाती है। तो सोर्स ऑफ विटामिन ई क्या है? विटामिन ई के लिए हमें क्या खाना चाहिए? तो अंकुरित गेहूं है, हरी सब्जियां हैं, साबुत अनाज है। चौथा, इसके सबसे बड़े जो सोर्स हैं वो है ऑयल। तो जैसे सूरजमुखी का तेल है, सोया ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, इत्यादि। तो ये फैट सॉल्युबल होने के कारण ऑयल में आपको विटामिन ई मिल जाता है। सैलेड है, संतरे के छिलके में भी विटामिन ई पाया जाता है, और दूध और मक्खन, इसमें भी जो है विटामिन ई मिल जाता है। इसकी डेली रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए एक वयस्क मनुष्य के लिए? तो 15 मिली मिलीग्राम तक इसको लिया जा सकता है। अगर विटामिन ई की हमारे शरीर में कमी होती है, उसकी डेफिशिएंसी होती है, तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? ज्यादातर तो देखा जाए कि इस विटामिन की कमी नहीं होती है, लेकिन जिनमें इसकी कमी होगी तो उनके अंदर, पहले तो उनके अंदर फैट नहीं पच रहे। तो हम देखते हैं कि फैट कौन सी बीमारियों में नहीं पचते, जैसे कि लीवर डिसऑर्डर। तो जो लीवर की जो बीमारियां हैं, गॉल ब्लैडर की बीमारियां हैं, पैनक्रियाटाइटिस है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, तो इस तरह की जो बीमारियां हैं ये विटामिन ई की कमी को दर्शाती हैं।
ऐसे लोगों में विटामिन ई कम पाया जाता है। और क्या हो सकता है? इनफर्टिलिटी, मसल वीकनेस, नर्व का डीजनरेशन और प्री मैच्योर बेबी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ट्रीटमेंट इसके लिए क्या देंगे? इसके लिए भी ट्रीटमेंट है नॉर्मल, अजय नॉर्मल, 1 पॉइंट लीवर इंटू 6। ये मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ के साथ। विटामिन ई के लिए हम नॉर्मल, अजय नॉर्मल और 1 पॉइंट लीवर इंटू 6 देंगे। और जो भी ट्रीटमेंट जो हमारे फैट डाइजेशन को बढ़ाते हैं, डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं, वो ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं। न्यूगॉल वगैरह है, ये भी दे सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो विटामिन है वो है विटामिन के। विटामिन के यह भी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। इसका क्या रोल होता है? विटामिन के रक्त का थक्का जमने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन है। यानी कि हमारे शरीर में जो ब्लड क्लॉटिंग होती है, यह उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर विटामिन के नहीं होगा तो हमारे शरीर में जो है थक्का जमने में परेशानी होगी, यानी कि ब्लीडिंग होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। यह विटामिन हमारे शरीर में इंटेस्टाइन में बनता है और लीवर में स्टोर रहता है। लीवर का लीवर जो है रक्त के थक्का बनाने के लिए क्या बनाता है? प्रोथ्राम्बिन बनाता है। और लीवर विटामिन के की मदद से प्रोथ्राम्बिन बना पाता है। तो अगर के होगा तभी प्रोथ्राम्बिन बनेगा। अगर के नहीं है तो प्रोथ्राम्बिन नहीं बनेगा, और प्रोथ्राम्बिन नहीं बनेगा तो जो है ब्लड क्लॉट नहीं होगा। तो अगर शरीर में विटामिन के नहीं होगा तो प्रोथ्राम्बिन नहीं बनेगा, जिससे कि ब्लड क्लॉट नहीं होगा, शरीर से लगातार ब्लीडिंग होती रहेगी। विटामिन के शरीर में होने वाले हेमरेज से बचाता है, जिससे कि कहीं भी ब्लीडिंग होती है तो यह रक्त का थक्का जमाने में मदद करके अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसे हम एंटी हेमरेजिंग फैक्टर के रूप में भी जानते हैं। और इसके डाइजेशन के लिए, इसके एब्जॉर्प्शन के लिए बाइल साल्ट, बाइल में जो हमारा बाइल होता है जो कि लीवर बनाता है और स्टोर कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर के अंदर। तो बाइल साल्ट होते हैं जैसे कोलिक, डी ऑक्सीकोलिक, चैनो डी ऑक्सीकोलिक एंड लिथोकोलिक एसिड। ये 4 तरह के बाइल साल्ट हैं। ये जो है विटामिन के एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत जरूरी है। तो सोर्स ऑफ विटामिन के क्या है? कुछ तो हमारे इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया बनाते हैं, और कुछ जो है हमें बाहर से मिल जाता है, जो भी हम फैट खाते हैं उससे। ओट्स में मिल जाएगा, गेहूं है, राई है, पालक है, फूल गोभी है, बंद गोभी है, और इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया। इनसे जो है हमें विटामिन के मिल जाता है। डेली रिक्वायरमेंट क्या होगी इसकी? 120 माइक्रोग्राम तक पर डे लिया जा सकता है। अगर विटामिन के की कमी होगी तो हमारे शरीर में कौन सी बीमारियां और कौन से लक्षण हमें दिख सकते हैं? तो सबसे पहला है कि हड्डियों में ऑस्टियोकैल्सिन के कार्बोक्सिलेशन के लिए विटामिन के की आवश्यकता होती है। यानी कि विटामिन के की कमी भी जो है हड्डियों के मिनरलाइजेशन को कम कर सकती है। तो हड्डियों के मेन मिनरल्स कौन से हैं? एक तो कैल्शियम हो गया, दूसरा हो गया फास्फोरस। ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस भी हो सकता है। दूसरा मेन जो बीमारी आएगी वो आएगी हेमरेज। तो अगर विटामिन के की कमी से हेमरेज है तो हम ट्रीटमेंट क्या दे सकते हैं? एक तो हम देंगे हेमरेज को रोकने के लिए 8 थाइमस चेस्ट 4 थायराइड। अगर कहीं भी ब्लीडिंग हो रही तो आप 8 थाइमस चेस्ट 4 थायराइड दे सकते हैं। मैं ट्रीटमेंट के लिए स्क्रीन शेयर करता हूँ।
T1 जैसे मैंने लिखा 8 थाइमस चेस्ट 4 थायराइड। दूसरा हमको फैट एब्जॉर्प्शन के लिए ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। इसमें ये सिंगल डबल स्टेप लिखी है पर ये दूसरी नहीं है, सिंगल स्टेप। ये सेक्रेटिन फॉर्मूला होता है, वो हम इसमें दे सकते हैं। हेमरेज के लिए 8 थाइमस चेस्ट 4 थायराइड सेक्रेटिन फॉर्मूला। और क्या देते हैं हम, इंजरी ट्रीटमेंट भी देते हैं। सभी ने लिखी है। तो यहाँ पर हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन पूरे होते हैं। इसके बाद आगे की जो भी क्लासेस होंगी, हम विटामिन B12 को देख चुके हैं। उसके बाद हमने जो है नियासिन पढ़ना है, थियामिन पढ़ना है, और भी बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप B1 से लेके B12 तक के जो भी हैं, वो हम जब भी नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें हम सारे विटामिन कवर करेंगे। और एक हेल्दी डाइट के लिए हमें किस तरह का खाना खाना चाहिए वो भी उसके साथ में हम शामिल करेंगे। तो अभी जिसके भी कोई क्वेश्चन है तो वह अपना हैंड रेज कर सकता है, और उसका फिर मैं नाम बुलाऊंगा तो वो पूछ सकते हैं। जी अशोक जी, आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ हाँ जी, आ रही है आपकी आवाज। मेरा ये क्वेश्चन है कि आपने वो प्योर 125 डीसीसी किसको देना है और 125 डीसीसी किसके लिए करके बोला था, उसमें थोड़ा डिफरेंशिएट थोड़ा अच्छी तरह से करे तो अच्छा है कि हाँ, तो जो नॉर्मल जो 125 DCC है वो हम सभी तरह के लोगों को दे सकते हैं। पर जो प्योर 125 DCC है ये स्पेशली उन लोगों के लिए है कि जिनमें सीवियर डेफिशिएंसी, मान लो किसी का जो है विटामिन डी का लेवल 5 आ गया, तो ऐसे लोगों के लिए दे सकते हैं। दूसरा और किसको दे सकते हैं कि जो यूरोप में या ऐसे देशों में रहते हैं जो ठंडे प्रदेश हैं जहाँ 6-6 महीने सूरज नहीं निकलता है या लंबे समय तक नहीं निकलता, तो उन लोगों के लिए हम ये दे सकते हैं, क्योंकि इससे तेजी से जो है कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। तो इस तरीके से हम ये दो फॉर्मूले यूज करते हैं। ठीक है अशोक जी। ठीक है सर। लेकिन 8 चेस्ट ओनली 20 राउंड एरो ऐड करने से उसमें तो एसिड एल्कलीन भी बैलेंस हो रहा है ना बैलेंस हो उससे। जाती है जी, उसी के लिए लेकिन दिया गया है वो। हाँ, लेकिन कैल्शियम उससे थोड़ी कम हो रहा है कि हम उसको नहीं इसी को देंगे ऐसा। नहीं, ये इसको देखा गया है कि ये हम नॉर्मल हमें, क्योंकि जितना जरूरी है हम उस हिसाब से डिसाइड करते हैं इसमें, कि अगर मान लो किसी का ज्यादा जरूरत नहीं है तो नॉर्मली हम भारत में यही ट्रीटमेंट यूज करते हैं। ये गुरुजी ने स्पेशली ऐसे लोगों के लिए बनाया था कि जो विदेश में रहते हैं या जिनको बहुत लंबे समय तक सूरज की रोशनी नहीं मिलती है। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट हरीश जी, हरीश गर्ग जी, आप अपना अनम्यूट कर लीजिए। नमस्कार हरिओम जी। हाँ जी जी। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे किसी की आई ब्लिंकिंग बहुत ज्यादा होती है तो हम इस आई जो 1,25 डीसीसी है तो उसको जी, इसमें किस प्रकार से यूज कर सकते हैं? जिसकी आंखें कमजोर होती हैं। आंखें बहुत ज्यादा ब्लिंक करती हैं, स्टेबलाइज नहीं होती। जैसे हाँ लगातार चलने पे आंखों में लगातार ब्लिंकिंग रहती है, जी। वो पलक को रोक नहीं पाते। वैसे ये क्या है, एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। ठीक है। तो ओके। ये कई बार डोपामिन की कमी से भी हो सकता है, गावा नाम का न्यूरोट्रांसमीटर है उसकी कमी से भी हो सकता है। अगर मस्कुलर वीकनेस है तो उसके लिए हमें पहले विटामिन डी का ब्लड टेस्ट कराना पड़ेगा। अगर ब्लड टेस्ट में विटामिन डी कम आएगा तो हम 125 DCC दे सकते हैं। ठीक है ओके, जी। ठीक है, थैंक यू। सर हाँ नेक्स्ट। सर विटामिन के अगर किसी को नक्सीरी आती है तो क्या उसको भी थक्का जमाएगी, उसके लिए भी दे सकते हैं हम? हाँ बिल्कुल, आप 8 थाइमस चेस्ट 4 थायराइड दे सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर। जी हाँ जी नेक्स्ट। ये हाँ, मानवी लखानी जी, आप
क्वेश्चन पूछें आपका जो भी है। Good evening, sir. जी First of all, thank you, sir. Very nice class and very simple language. You understand all the vitamins importance. थैंक यू। Sir, I have a little bit query. जी Sir, जो प्योर 125 DCC है, तो उसके साथ 6 गैस ओनली 6 गैस आए एंड 3 गोल 7 लिवर देना है या सिर्फ वो प्योर ही वही देना है? उसके लिए अगर हम जैसे जरूरत नहीं पड़ेगी उसको देने के लिए, अगर उसका डाइजेशन, पेशेंट का डाइजेशन अगर कमजोर है तो ये दिया जा सकता है। तो अगर उसके गैस ओनली गैसाई में दर्द है, क्योंकि न्यूरोथेरेपी में हमारा वेस जो है वो पेन पॉइंट के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो हमें ये चेक करना है देने से पहले कि भाई उसके कौन कौन से पेन पॉइंट में दर्द है। ओके, अच्छा सर, जैसे ऐसा है कि जैसे किसी पेशेंट का कैल्शियम लेवल बहुत अच्छा है बट जी विटामिन डी ओनली 5 एंड 6 है। जी। इन दिस केस में हमें क्या करना चाहिए सर? ऐसे केस में उसको एक तो, अगर उसका विटामिन, कैल्शियम क्या है, हो सकता है वो कैल्शियम की टेबलेट ले रहा हो जिस वजह से उसका ब्लड में तो नॉर्मल दिखा रहा है, पर ठीक है। विटामिन डी कम है, यानी कि उसके अंदर जो विटामिन डी के सिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो प्रोसेस जी। नहीं हो रही, या तो वह सनलाइट में नहीं बैठ रहा है, जब तक बैठेगा नहीं तब तक वो प्रोसेस एक्टिव होगी नहीं। ओके, ठीक है जी। तो सर फिर हमें इस पेशेंट को प्योर 125 DCC देना है या पूरा सेट नहीं, देना है? अगर उसके लिए हम 125 डीसीसी देंगे, ओनली 125 DCC? ओनली 125 डीसीसी, वो भी 3 गॉल 7 लीवर के साथ देना है उसको। ओके पर ओके। उसके पहले हमें ये देखना है, अगर कैल्शियम नॉर्मल रेंज से ज्यादा ज्यादा चला जाता है तो हम कोई भी 125 डीसीसी का ट्रीटमेंट नहीं देंगे। तो सर विटामिन डी लेवल तो बहुत ज्यादा कम है फिर? अगर विटामिन डी बहुत ज्यादा है तो अपने आप कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, पर मोस्टली विटामिन डी कभी भी 150 के ऊपर मोस्ट बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है, ज्यादातर नहीं 30 नहीं, 50। विटामिन डी, सर विटामिन डी बहुत कम है, मतलब 5 है और उसके कैल्शियम बहुत अच्छा है। हाँ, मीन्स आप तो उसको कैल्शियम की खाली तो डेफिशिएंसी धूप नहीं में बोल। बैठने के लिए बोलिए आप। ओके, और ट्रीटमेंट में सर ओनली 125 DCC प्लस 3 गोल 7। हाँ वो दे सकते हैं आप, उनका डाइजेशन भी ध्यान दीजिए, जो भी है डाइजेशन को ठीक करना जरूरी, क्योंकि ये सब जो है फैट सॉल्युबल विटामिन है, तो हमें फैट का एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन देखना पड़ेगा। ठीक है। ओके सर। जितेंद्र राणा जी, आप। नमस्कार सर। नमस्कार जी। हाँ सर, मैंने पूछना था कि रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा की जो प्रॉब्लम होती है उसमें डाइट कैसे हेल्पफुल रहेगी और क्या प्रोटोकॉल रहेगा इसका, हमारा ट्रीटमेंट का? इसके लिए रेटिनाइटिस पिगमेंटोजा के लिए आप अलग से मुझे पेशेंट की हिस्ट्री भेजेंगे तो जी मैं सर। उसमें आपकी हेल्प कर पाऊंगा। अभी हम यहाँ सिर्फ विटामिन के ऊपर है तो हम उसी के ऊपर फोकस रहेंगे, है ना। हाँ नहीं, विटामिन से मैं ही पूछ रहा हूँ सर, मैं कोई ऐसा डाइट में उसका कुछ ऐसा हम शुरू कर सकते हैं क्या हाँ उसमें अलग? देखना पड़ेगा उसकी, एक्चुअल में हमें सारी हिस्ट्री लेनी पड़ेगी और फिर उसी के हिसाब से उनकी डाइट डिसाइड होगी। ओके। जैसे अब आंखों की प्रॉब्लम है तो हमें नेचुरली उनको विटामिन डी को, विटामिन ए को देखना पड़ेगा, है ना, कि उसका क्या लेवल है, या उसकी विटामिन ए की वो सप्लीमेंट ले रहे थे, पेशेंट हैं सप्लीमेंट पर जो वो। ज्यादा दिन तक काम नहीं करेंगे शरीर में, जी जी जी। तो उसके लिए जो हमने बताया कि भाई 1 पॉइंट लीवर इंटू 6 है, नॉर्मल है, नॉर्मल है, थायराइड के जो ट्रीटमेंट है वो भी डालने पड़ेंगे। जी जी। नहीं, इम्प्रूवमेंट तो सर आ गई है, उसकी स्टार्ट हो गई है जी अभी। जी। तो बस डाइट में देख रहा था कि उसमें डाइट में क्या हम इसका कर सकते हैं हाँ ऐड। तो आंखों के लिए तो विटामिन ए की डाइट, ओके। वो मैं ठीक आपको है। जब नोट शेयर करूंगा ना तो उसमें आपको मिल जाएगा आंखों के लिए हम क्या क्या विटामिन ए के लिए दे सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू जी। ये कोई एप्पल आईफोन करके किसी का नाम लिखा है, तो आप अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए। इनका कोई नाम शो नहीं हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चंद्रशेखर जी, आप पूछिए अपना क्वेश्चन। हाँ सर, नमो नमः। ओम नमो नमः। सर जैसे जनरली होता है कि छोटे बच्चों को पीलिया की शिकायत हो जाती है, किसकी? पीलिया की, जॉन्डिस की सर। जॉइंटिस की, जी। उसमें उस कंडीशन में क्या सर विटामिन डी की कमी हो जाती है क्या? वो चेक करना पड़ेगा विटामिन डी, एक्चुअली उसमें जो है लीवर कमजोर होता है, तो उसके लिए हम 1 पॉइंट लीवर देना है बच्चों को।
अच्छा, ठीक है। ठीक ठीक, धन्यवाद सर, ठीक, धन्यवाद सर। नेक्स्ट और कोई? अगर और कोई क्वेश्चन नहीं तो हम क्लास यहाँ पर खत्म करेंगे। देशराज जी, आप पूछिए अपना क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट हेलो, हाँ। हाँ जी, पूछिए जी। मेरे पास में सर्वाइकल का एक पेशेंट है सर। जी उसकी कैल्शियम कम हो रखी थी सर। जी कैल्शियम के लिए मैं 125 डीसीसी दे रहा हूँ सर उसको, और चक्कर भी आते हैं। जी। चक्कर पहले से बहुत कम हो गए हैं सर, लेकिन रुक नहीं रहे प्रॉपर। तो उनको मैं उसमें, और क्या ट्रीटमेंट है? हाँ तो उसमें देखो, अगर कैल्शियम लेवल उनका आपने ब्लड टेस्ट कराया, नॉर्मल हो गया क्या? नहीं सर, नॉर्मल नहीं है सर। हाँ तो हमें उनका डाइट में कैल्शियम देना पड़ेगा, तभी नॉर्मल होगा। एक तो D3 देने से क्या, हार्मोन बनाते हैं हम, कैल्शियम नहीं बनाते हैं हम, बनाते हैं हार्मोन ट्रीटमेंट से। तो हार्मोन का काम है इंटेस्टाइन को स्टिमुलेशन देना, कि जो भी कैल्शियम खाया जा रहा है उसको एब्जॉर्ब करना। पर खाने में अगर कैल्शियम ही नहीं होगा तो बॉडी एब्जॉर्ब भी नहीं करेगी। तो इसीलिए सर डाइट में और कैल्शियम का होना जरूरी है। सर उनको B12 भी कम है सर। तो B12 की डाइट भी देनी पड़ेगी। डाइट देनी पड़ेगी सर। हाँ तो हमारी सप्लीमेंट। क्लास हुई थी B12 की, उसमें उस जी जी। B12 के ऊपर हमने पूरा लेक्चर लिया था, तो उसमें वो डाइट है। एक छोटी सी चीज आपको बता देता हूँ B12 के लिए, कि आप जब जी भी B12 के लिए जो स्प्राउट वगैरह है, जैसे मूंग है, इस तरीके से, जी तो आप जी। स्प्राउट पेशेंट को बोल सकते हैं खाने के लिए, और फिर 2 घंटे तक पानी नहीं पीना है, कुछ भी खाना नहीं, कुछ भी पीना नहीं है। तो स्प्राउट उनको ओके सर। खाने को बोलिए। दही आप बोल सकते हैं कि अगर जी दही भी वो खाएं घर में जमाया हुआ, और हेलो। उसमें भी जी यही जी। रूल फॉलो करना है आपको, कि 2 घंटे तक कुछ खाना पीना नहीं है। जब भी खाना पीना ठीक खाएंगे तो कुछ भी ब्रेड का टुकड़ा, रोटी कुछ खा के फिर पानी पी सकते हैं 2 घंटे के बाद। ठीक। ठीक है सर। ये B12 के लिए। ओके सर। ये किसी का नंबर है 9471, आप अपना क्वेश्चन पूछिए। आप अनम्यूट कर लें अपने को। हाँ जी सर, मुझे ये पूछना था कि 3 गोल 7 लीवर तो हम देते हैं कि जब गोल और लीवर ना स्लगिश हो जाए, मतलब वर्किंग स्लो होती है, जी तो ये देते हैं। नहीं, यहाँ तो पर हम 3 गॉल 7 लीवर मैग्नीशियम के लिए दे रहे हैं, जो कैल्शियम के लिए बहुत जरूरी है। हाँ जी, हाँ, हमने वही क्लियर करना था कि वो डाइजेशन इंप्रूव करता है ना, ये गोल और मैग्नीशियम के लिए है। तो ये मैग्नीशियम भी बनाएंगे बॉडी में। हाँ, मैग्नीशियम कैल्शियम के लिए बहुत जरूरी है। उसकी बाइंडिंग, कैल्शियम की बाइंडिंग मैग्नीशियम के बिना नहीं हो पाएगी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है। सुनील जी, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने को। हाँ, सर आपने बताया विटामिन ए के बारे में। जी हाँ, इपिथेलियल सेल्स के बारे में जी उसमें। जी तो आपने ट्रीटमेंट डाइजेस्टिव सिस्टम और लीवर ठीक करने के लिए बोला है, जी। लेकिन इधर जो हाफ को 42nd 6 मेडुला फोर्थ है, हाइपोथायराइडिज्म का फॉर्मूला क्यों डाला है? क्या होगा इससे? विटामिन ए के लिए जो है, थायराइड का इंपॉर्टेंट रोल है विटामिन ए के लिए, क्योंकि ये बीटा कैरोटीन को रेटिनॉल में कन्वर्ट करता है, इसके लिए। नहीं, इसके फिर पेशेंट को अगर हाइपोथायराइडिज्म नहीं है, हाँ, तो आप खाली सिंपल थायराइड देंगे। नहीं है तो उधर थायराइड देना पड़ेगा सिर्फ, हाँ, और अगर नहीं थायराइड। है तो जैसे हम कई बार अजय नॉर्मल ट्रीटमेंट में हम लास्ट में 4 थायराइड जोड़ देते हैं, तो ये हम क्या करते हैं कि थायराइड के नॉर्मल फंक्शन को बढ़ाने के लिए, कि अगर कहीं थोड़ी कम काम कर रही तो अपना प्रॉपर काम करने लगे, उसके लिए हम ये देते हैं। हम्म। ठीक है। तो यूट्रस में के इपिथियल यूट्रस में के जी इपिथियल सेल्स निकालने के लिए जी। यही फॉर्मूला यूज होगा, नॉर्मल अजय नॉर्मल और फोर थायराइड भी? नहीं, इसमें हमें ये तो एक चीज बताया कि भाई विटामिन ए की कमी से एपिथेलियल सेल डैमेज हो जाती है ना।
पर उसके साथ साथ हमें ये भी हाँ। देखना है कि वो क्यों डैमेज हो रही है, इन्फेक्शन के कारण डैमेज हो रही है या कुछ दूसरा रीजन है, इंजुरी के कारण है। तो वो कॉज के हिसाब से ट्रीटमेंट डिसाइड होगा। उसमें से एक कॉज है विटामिन ए की डेफिशिएंसी। ठीक है, ओके सर, ओके, थैंक यू सर, ओके। थैंक यू। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लेंगे, फिर उसके बाद हम क्लास खत्म करेंगे। हाँ अशोक जी आप पूछिए। जी सर, मैं पूछना चाहता हूँ आयरन और हीमोग्लोबिन के लिए और क्या कह सकते हैं? जैसे नॉर्मल अजय नॉर्मल मल्टीविटामिन पार्क को विटामिन फॉर्मेशन देने पर भी किसी को अगर हीमोग्लोबिन आयरन की कमी फिर भी डिफिशियंसी आती रहती है, तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? और आयरन के लिए हमें आयरन की डाइट देनी है, ऐसी चीजें जिनमें आयरन ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, जैसे पालक है, एप्पल है, ऐसी चीजें उनके खाने में शामिल करनी पड़ेंगी। ठीक है, ट्रीटमेंट में कुछ नहीं कर सकते हम? ट्रीटमेंट में हमें फॉलिक एसिड, B12, ये ट्रीटमेंट हमको देने पड़ेंगे, जिससे कि जो है आरबीसी मैच्योर होगी, है ना। आरबीसी के मैच्योरेशन के लिए B12 और फॉलिक एसिड बहुत जरूरी होते हैं। और अगर खून की कमी ज्यादा होती है तो फिर हमें एरेथ्रोपोइटिन का भी ट्रीटमेंट देना पड़ सकता है। ठीक है सर, थैंक यू। तो पेशेंट की हिस्ट्री के अकॉर्डिंग उसके, क्योंकि एक बीमारी के साथ कई और भी बीमारियां रहती हैं, तो उन सबको देखकर ही ट्रीटमेंट डिसाइड किया जाता है। ठीक है जी, ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है तो मुझे सभी को। पूछना था। अभी हम क्लास खत्म करते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू थैंक सो यू सर। मच। थैंक यू थैंक यू सर। सर। शुभ धन्यवाद रात्रि। सर, धन्यवाद सर। गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर, सो मच थैंक यू, सर। बहुत ही नॉलेजेबल क्लास थी आपकी आज। थैंक यू थैंक सर। यू, थैंक यू सो मच, शुभ थैंक यू रात्रि ऑल ऑफ सर। यू। थैंक यू सर।